नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली, आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के मझगवा इलाके में डिवाइडर से आर्टिगा कार की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को रेफर कर दिया गया है। यह दर्दनाक घटना आजमगढ़ महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ घटी है। सभी पीड़ित नेपाल देश के रूपंदेही जिला के निवासी हैं। यह लोग एक ही कार में सवार होकर अपने वतन लौट रहे थे, तभी आजमगढ़ में हादसे का शिकार हो गए। मृतकों में 35 वर्षीय दीपा के पति 45 वर्षीय गणेश व 40 वर्षीय गंगा शामिल हैं। वहीं घायलों में ड्राइवर 21 वर्षीय ऋतिक दुबे, 35 वर्षीय कोपिला देव कला देवी, 25 वर्षीय अविशंकर, 22 वर्षीय शुभम पोखराल शामिल है। घटना की सूचना के बाद सभी लोगों को जिला अस्पताल पुलिस एम्बुलेंस से भिजवाई, जहां पर तीनों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 अन्य लोगों को भर्ती किया गया। परिजनों को जानकारी होने के बाद लोग पहुंचे और इसके बाद सभी घायलों को गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजनों के अनुसार 35 लोग रूपंदेही से महाकुंभ के लिए 5 गाड़ियों से निकले थे। स्नान करने के बाद सभी लोग वापस रात में लौट रहे थे। ड्राइवर थके हुए थे, लेकिन उनको 1.5-2 घंटे का आराम भी दिया गया था। सभी साथ लौट रहे थे, तभी एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे को लेकर SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि आज सुबह एक आर्टिका गाड़ी जो प्रयागराज से गोरखपुर की तरफ जा रही थी, रानी की सराय क्षेत्र के मझगवा में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हो गए। ड्राइवर को झपकी आने के कारण हादसा हुआ। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सभी घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। आप लोग आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे और क्या घटना? हम रूपंदेही के देवदह गाविस, देवदह नगर पालिका वार्ड नंबर 9 और 6 देखिए यहाँ कुंभ मेला के लिए आया था। जैसे हम 35 आदमी घर से निकला था, 35 आदमी को 5 गाड़ी हमने किया है, 7-5 से 35 आदमी बैठा था। हम कुंभ मेला गया। कुंभ मेला जाने के बाद हम उधर दर्शन कर लिया, स्नान कर लिया। उसके बाद हम रिटर्न आने टाइम इस जगह पे एक्सीडेंट हो गया। हम बीच में कहीं ड्राइवर लोग को 1.5-2 घंटा सो के फिर चाय पी के आए था। हम हमारे आगे एक देखा, उसके बाद हमारा गाड़ी रोक के हम अपने आदमी लोग घायल हुए आप लोग? हमारा 7 लोग, जो वो गाड़ी में 7 लोग था, एक ड्राइवर, 8 ही लोग ही घायल हुआ है, जिसमें 3 आदमी को, 2 लेडीज 1 जेंट्स को डेथ हो गया। और यहाँ से फिर हमने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए तो जो लोग घायल हैं उनका उपचार आपने कराया? हाँ, यहाँ कई उपचार करके कई इलाज करा के एक गोरखपुर भेज दिया एम्बुलेंस में। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, जानकारी हुई आप लोग? किस चीज से हुआ था? लगभग 12-15 किलोमीटर इससे उधर आगे होगा। वो नाम तो सुबह 5:45 बजे, 5:30 बजे के टाइम था। नाम हमने याद नहीं किया। किस चीज से गाड़ी आपकी वो गाड़ी आपसे जाके वो कलपट में टकराया, और कलपट में गाड़ी टकरा के गाड़ी ढूंढ रहा था। अभी कोई आप लोगों को समस्या नहीं है यहाँ? इलाज वगैरह हॉस्पिटल ने कई इलाज हो गया। 3 आदमी के तो यही डेड बॉडी हो गया, 2 लेडीज 1 जेंट्स का, और आदमी को हमने गोरखपुर भेज दिया है।
भेज रहे हैं 2-3 गाड़ी, हम 5 गाड़ी में आए थे। 3 जो लेडीज लोग हैं हम अभी रूपंदेही भेज रहे हैं। हम फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं। कैसे सारे लोग कहाँ के रहने वाले हैं? देवदा नगर पालिका, रूपंदेही जिला, नेपाल। नेपाल। हाँ, धन्यवाद। आजमगढ़ में श्रद्धालुओं से बड़ी एक गाड़ी आ रही थी जो नेपाल के रहने वाले श्रद्धालु से डिवाइडर टकरा गई थी। कितने लोग मौत हो गई है, कितने लोग इंजर्ड हुए? ये आज सुबह एक आर्टिका गाड़ी जो प्रयागराज से गोरखपुर की दिशा में जा रही थी, यहाँ पर मझगवा थाना रानी की सराय में पड़ता है, यहाँ पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई है और 5 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों द्वारा ये बताया गया है कि ड्राइवर की झपकी आने के कारण ये घटना घटित हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो मजरूब हैं इनको रेफर करके गोरखपुर रवाना किया गया है। वहाँ इनका इलाज हायर सेंटर में कराया जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये लोग नेपाल के रहने वाले हैं, ये जानकारी लगी। आबकारी विभाग की टीम ने रविवार को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सठियाम से एक पिकअप पर लदी 6 लाख रुपए की अवैध शराब को पकड़ा है। मुबारकपुर पुलिस के सहयोग से आबकारी विभाग की टीम ने पिकअप चालक को भी पकड़ा है। यह शराब बिहार भेजी जा रही थी। जानकारी के अनुसार एक सूचना पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने सठियाम बाजार से एक पिकअप को पकड़ा। आबकारी इंस्पेक्टर सदर रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से 222 पेटी शराब बरामद हुई, जो लगभग 2000 लीटर के करीब बताई जा रही है। आबकारी टीम ने जब बारकोड से गाड़ी में लगी शराब को स्कैन किया तो यह माल मऊ जिले का पाया गया। इसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस मामले की सूचना पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को दी। इस मामले में इंस्पेक्टर रमेश चंद्र पांडे की तहरीर पर मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार यह शराब गाजीपुर के रास्ते बिहार भेजी जानी थी। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पकड़ी गई शराब मऊ जनपद की है। इस मामले में मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पिकअप के चालक को भी हिरासत में लिया गया है। कल 16 तारीख को हमारी टीम ने थाना पुलिस के सहयोग से एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें 277 पेटी देसी शराब लोड थी। शराब यहीं उत्तर प्रदेश की ही थी, हमारे पड़ोसी जनपद मऊ की ही थी, लेकिन इसको अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था क्योंकि हमारे ज़िले में उस शराब की बिक्री बिल्कुल भी वैध नहीं, अवैध है और संभवतः किसी दूसरे प्रदेश को ले जाने की फिराक में था। इन 222 पेटियों शराब की कीमत जो है लगभग 6 लाख के करीब है। उसमें हमारी टीम ने थाना मुबारकपुर में आबकारी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। एक अभियुक्त ड्राइवर अभियुक्त उसमें पकड़ा गया है। ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस तरह का अवैध शराब के विरुद्ध धरपकड़ का अभियान आबकारी विभाग का नेतृत्व जारी रहेगा। क्या कार्रवाई की गई सर? इसमें अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, उसकी FIR कर दी गई है, ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है। आजमगढ़ पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि इस बार का बजट किसानों, नौजवानों, गरीब और निर्धनों आदि के लिए और बेहतर होगा। जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, उसी तरह का ऐतिहासिक बजट प्रदेश सरकार का होगा। उन्होंने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि वक्फ की सारी संपत्तियां भाजपा अपने लोगों को दे रही है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गृह मंत्री के आग्रह पर सदन के अध्यक्ष महोदय सबको बुलाकर अपने यहां बैठक की है और सारे प्रस्ताव मान लिए हैं। विपक्ष के सारे लोग पाकिस्तान का पानी पिए हैं और पाकिस्तान के पानी में सिर्फ विरोध ही होता है। उन्होंने आगे बताया कि कुंभ में हुई मौतों के बारे में अगर विपक्ष के पास सही आंकड़ा है तो विपक्ष को अपना आंकड़ा पेश करना चाहिए, बयानबाजी नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी आप लोगों ने केंद्र सरकार का बजट देखा,
उसमें आम लोगों के लिए, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, चाहे किसी तरह का, हर वर्ग को ध्यान में रख करके बजट पेश किया गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। उसी तरह उत्तर प्रदेश का बजट 19 तारीख को पेश होने जा रहा है। वो बजट नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, पत्रकारों के लिए, हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा। जो उम्मीद नहीं कोई किया है, अब तक जो कोई कभी किया नहीं है, वो बजट आ रहा है। और अब तक का बजट का जो बजट होगा, अब तक का रिकॉर्ड टूटेगा। मंत्री जी, यहाँ के सांसद जो वर्तमान धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से भाजपा जो है अपने लोगों को शामिल करके अल्पसंख्यकों की जमीन हड़पना चाह रही है। उनकी जमीनियां क्या नहीं हड़प लेती सरकार? सांसद जी की जो जमीन है उनके नाम से, वो क्यों नहीं हड़प लेती? देखिए, संसद में माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया विपक्ष के लोगों का कि स्पीकर महोदय, इन लोगों को अपने चेंबर में बैठा करके जितना ये लोग प्रस्ताव देते हैं सब शामिल कर लीजिए। सुना ना? अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? लेकिन वो आरोप यही लगा रहे हैं कि अच्छा, ये बताइए, विरोध वाले हमारे गीत गई हैं, एनडीए सरकार के गीत तो गाएंगे नहीं, सुर में सुर मिलाएंगे नहीं, तो उनका काम है विरोध करना। ये सब पाकिस्तान का पानी पी लिया है, पाकिस्तान के पानी में है विरोध, इस नाते वो विरोध है बतियाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहेगी सरकार? भाई, जवाबदेही सरकार ने कि आप अगर असंतुष्ट हो तो जितने भी आपके समस्या है या जो भी आप चाहते हो वो सब दे दो स्पीकर महोदय को, सब शामिल कर लीजिए। अब कहाँ रह गया उनके प्रश्नों का? प्रश्न तो खत्म हो गया। सर, महाकुंभ को लेकर के कई चीजें हैं कि अभी वो आंकड़ा नहीं सरकार दे पा रही है, जो लोग मरे हैं। ये सरकार के पास जो आंकड़ा था सरकार ने प्रस्तुत किया। अगर विपक्ष के पास आंकड़ा है तो वो आंकड़ा विपक्ष को प्रस्तुत करना चाहिए कि ये मेरे पास है। देखिए, जबान से कह देना, प्रेस के सामने बोल देना एक अलग बात है। आज हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में है, हम बता सकते हैं कि हमारे लोग, हमारी जानकारी में कहाँ कहाँ डेथ हुई है संगम में स्नान के समय, हम वहाँ जा भी चुके। अगर उनके पास एविडेंस है तो वो तैयार करावें अपने पार्टी संगठन के, फला गांव, फला नाम, फला जिला, फला ब्लॉक, फला प्रदेश ये है। हम सुपौल, बिहार तक हम पता लगा लिए। हम बिहार में कहाँ कहाँ डेथ हुई वो पता लगा लिए, यूपी में कहाँ कहाँ हुई वो हम पता लगा लिए। तो विपक्ष के लोगों का संगठन तो हमसे तो बड़ा संगठन है लोगों का ना, वो क्यों नहीं पता करके आपके सामने प्रेस होकर के कि ये बताते कि भैया 1000 है, 800 है, या हम जो कह रहे हैं इतना है। उनको पेश करना चाहिए ना, सरकार उसकी जांच करा लेगी, अगर है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। सर, एक सवाल और, बात विकास की होती है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक लोग हैं उन लोगों ने 4-5 लोगों ने अपना प्रस्ताव नहीं दिया। उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है कि प्रस्ताव आपने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि अधिकारी पैसा रोके हुए हैं, प्रस्ताव तो हम इतना दे दें कि सरकार के पास पैसा नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, क्षेत्र में जाएंगे नहीं तो प्रस्ताव का देंगे? सवाल तो इस बात का है ना, जिनको खुद नहीं पता है कि उनके विधानसभा में कौन सी नहर है, कौन सी सड़क खराब है, कौन बननी है, जब जानकारी होगी तभी ना देंगे। वो मजा ले रहे हैं, एसी का बैठ के हवाई जहाज से घूम रहे हैं। अब जनता चुन दी है तो जो है पैसा खर्चा करेंगे, कोई रोक तो नहीं न है। हम भी विधायक हैं, उसके बाद मिनिस्टर हैं, हमको भी उतना पैसा मिलता है जितना एक विधायक को मिलता है। 5 करोड़ है, जीएसटी कटने के बाद 18% जीएसटी कट जाती है, 90 लाख कट जाता है, 4 करोड़ 10 लाख मिलता है। तो 4 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च करने के लिए न सरकार का रोक है न अधिकारी का रोक है। जिला योजना की बैठक होती है, जिला योजना की बैठक में काम मांगा जाता है, उसमें अधिकार है विधायक अपने लेटर पैड पर, सांसद अपने लेटर पैड पर सीडीओ को लिख के दे दे और सीडीओ उसको काम को जो है कराता है और फंड रिलीज करता है।
विधायक के कहने पर वो अपने मन से नहीं करता है, ये झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 12 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में हरिओद कला केंद्र आजमगढ़ में 2 पालियों में सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, सभी आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेटगण एवं आरक्षित स्टैटिक मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत हाई स्कूल के 86,115 छात्र एवं इंटरमीडिएट के 94,040 छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद आजमगढ़ में निर्धारित 282 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समस्त परीक्षा केंद्रों को 4 सुपर जोनल, 8 जोनल, 27 सेक्टरों में विभक्त करते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप परीक्षा को शुचिता के साथ संपन्न कराया जाए। परीक्षा की शुचिता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसके लिए शासन द्वारा सभी स्तर के अधिकारियों के लिए दिए गए हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। सभी लोग दिए गए दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी पूर्वक के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे चालू स्थिति में होने चाहिए। जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं सकुशल संपन्न कराएंगे। समस्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व अपने तैनाती स्थल पर पहुंचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी लोकेशन शेयर करेंगे तथा जनपद कंट्रोल रूम के दूरभाष एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के मोबाइल नंबर पर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शासनादेश में प्रदत्त निर्देशों एवं अन्य निर्देशों के अनुरूप परीक्षा नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाए। तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेटगण संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा हेतु उपयोग में लाए जा रहे समस्त कक्षों में भ्रमणशील रहकर नकल विहीन परीक्षा संपादित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अनुपयुक्त परीक्षा कक्षा सील रहेंगे एवं प्रत्येक शौचालय ब्लॉक पर मुख्य दरवाजे से बाहर की ओर फेसिंग सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति न दी जाए तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडित करने की कार्यवाही की जाए। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा तिथि को 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी फोटोस्टेट कॉपियर की दुकानें बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर सेलुलर, मोबाइल फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन तथा परीक्षा अवधि में पीसीओ, फैक्स व इंटरनेट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र खोलने, उनके वितरण करने तथा परीक्षा के समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को सील करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की एक प्रति अपने पास संरक्षित रखेंगे। परीक्षा के समापन के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त कराएंगे। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनरों द्वारा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा सुशील मिश्रा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक, समस्त उपजिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। आगामी बोर्ड परीक्षाएं हम सभी जानते हैं कि 24 और कुल मिलाकर 12 दिनों में इन बोर्ड परीक्षाओं का संचालन जनपद के जो विभिन्न बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उन सभी पर प्रॉपर तरीके से इस बोर्ड और मुख्यतः प्रत्येक
परीक्षा केंद्र पर पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो, उसका एक सबसे मिलजुल कर ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो पूरी शुचिता के साथ हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज विकासखंड के ग्राम सभा बिंदवल में समितियों का नियम विरुद्ध गठन कराकर ग्राम सभा के खातों का संचालन आहरण करने, 50 लाख के सरकारी धन का दुरुपयोग एवं मनरेगा में काफी लाभार्थी अपात्र की शिकायत अरविंद कुमार व अन्य सदस्य ग्राम सभा बिंदवल ने प्रमुख सचिव पंचायती राज की। ग्राम सभा सदस्य बिंदवल की शिकायत पर 28 जनवरी 2025 को प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोप की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश मंडल आयुक्त आजमगढ़ को दिया। शासन के निर्देश के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त आजमगढ़ विवेक ने संयुक्त विकास आयुक्त को प्रकरण की जांच आख्या से अवगत कराने का निर्देश दिया था। संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की जांच शुरू की और 17 फरवरी को शिकायतकर्ता सदस्यों को अपना बयान व साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया। संयुक्त विकास आयुक्त के निर्देश के क्रम में शिकायतकर्ता ग्राम सभा सदस्यों ने सोमवार को संयुक्त विकास आयुक्त के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराया। संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय पहुंचे ग्राम सभा बिंदवल के सदस्यों ने ग्राम प्रधान व ब्लॉक बिलरियागंज के संबंधित कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी तरीके से ग्राम समितियों का गठन करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम सभा के चयनित सदस्यों को किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं दी जा रही है, न ही आज तक समितियों का गठन किया गया। समितियों का फर्जी तरीके से गठन कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारा नाम है अरविंद कुमार और मैं बिंदवल का रहने वाला हूँ। क्या मामला आज आपका में? हम लोगों का मामला है सीमित के गठन के लिए फर्जी तरीके से जो है धन उगाही किए हैं। कौन किया है? रूमी प्रधान जो बिंदवल ग्राम के प्रधान है वर्तमान, और फर्जी तरीके से सीमित का गठन करके अब वो धन की उगाही कर रहे हैं। और हम लोगों ने कई जगह उच्च अधिकारियों के यहाँ दरखास्त दिया था, CDO के यहाँ दरखास्त दिया था, सारे लोगों के दरखास्त दिया था और DM के यहाँ भी दरखास्त दिया था, एफिडेविट के साथ दिया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोगों के यहाँ आयुक्त महोदय के यहाँ बुलाया गया था और यहाँ पे हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। अब देखिए कौन सी कार्रवाई करते हैं। समिति में कितने लोग थे? समिति तो हमारे यहाँ 15 मेंबर हैं, जिसमें 9 लोग हम लोग समिति में हम लोगों को नहीं बुलाया गया था, न कभी कोई बैठक में बुलाया गया था। सिर्फ 6 लोगों को बुला के वो लोग अपनी समिति को चला रहे हैं। तो फर्जी तरीके से भुगतान कर रहे हैं। किसान कहाँ के रहने? बिंदवल। क्या है पूरा मामला? हम लोग समिति के लिए आए हैं यहाँ। समिति बनी है नहीं बनी है, बनी नहीं है तो उसमें काम हो रहा है। हाँ, फर्जी तरीके से। अब फर्जी तरीके से हो रहा। सेक्रेटरी सब मिले होंगे उसमें, सेक्रेटरी BDO और सब लोग मिलके अपना काम घोट रहा है। हम लोग को कुछ नहीं पता है क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आप समिति के मेंबर हैं? जी हाँ। कितने लोगों को किनारे किया गया समिति में 9 लोग मेंबर है, सब लोग 9 लोग अलग हैं। इस मामले पर संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शासन के निर्देश पर प्रकरण की जांच की जा रही है। आज सदस्यों के बयान दर्ज किए गए हैं। साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक कंप्लेंट आई थी बिंदवल में, जिसमें अन्य बिंदुओं के साथ साथ ये भी बिंदु था कि समिति में जो समितियां जो बनाई गई हैं वो सही नहीं बनाई गई हैं। तो उसके लिए हमने इन लोगों को बुलाया था। तो इनका ये कहना है कि जो रजिस्ट्री भेजी गई वो रजिस्ट्री इनको मिली नहीं। तो अभी मैं इसकी जांच कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं देखूँगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं स्थिति है। फिर एक बारी जब जांच हो जाएगी तब मैं डिटेल में अपडेट कर दूंगा आपको। इन मेन समस्याओं को लेकर आए थे? मेन समस्या इनकी यही थी कि समिति में हमको स्थान नहीं दिया गया और ना ही हमारे इलाके में हमारे एरिया में कोई काम किया गया है। प्रधान ही करता है। काफी देर जांच की जा रही है। बिल्कुल कर ही रहे हैं जांच। मुबारकपुर के देवकली तारन गांव निवासी पिता ने कुवैत में फंसे पुत्र की स्वदेश वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। पिता ने बताया कि उनका पुत्र रोहित दुबे पारिवारिक जीविका चलाने हेतु 26 अक्टूबर 2024 को कुवैत किसी कंपनी के माध्यम से गया हुआ था।
कंपनी के द्वारा जो कार्य बताए गए वह कार्य वहां न करावर दूसरे कार्य लिए जा रहे हैं तथा 18 घंटे कार्य लिए जा रहे हैं। खाना भी समय से नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सा भी समय से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है एवं आज तक का वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। इन परिस्थितियों मेरे पुत्र को जीवन के ऊपर भारी संकट मंडरा रहा है। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने पुत्र के वतन वापसी की गुहार लगाई। तो मैं आपको बता दूं, मैं काम पे हूँ, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। कस्टमर आते रहते हैं, उनको देखना पड़ता है कि कोई सामान अगर छूट गया, यहाँ कैमरा लगा के रखा है कि देख लेगा तो फिर मालिक मेरे साथ बहुत गलत करेगा, इसके लिए बार बार उधर देखना। हाँ, तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मैं कुबेर में आके फंस गया। कैसे फंस गया? एक मेरा दोस्त था आकिब जावेद, ऑनलाइन उससे मुझे शेयर के जरिए 4-5 साल से जानता था, तो उससे दोस्ती हुई। उसने मुझे यहाँ का वीज़ा दिया, मैंने गाना गिरवी रख के सब कुछ करके कैसे भी करके मुंबई से मेडिकल करवाया। और ऑलरेडी मैं सूरत में 25,000 रुपये काम कर रहा था कपड़े की फैक्ट्री में। अब यहाँ पे आने के बाद 25,000 रुपये का काम कर रहा था मैं। यहाँ आने के बाद फिर मेरे साथ जो हुआ, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और हर दिन क्या क्या हो रहा है, कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं यहाँ पे आया 26 सितंबर को। यहाँ आने के बाद 2-3 दिन मेरे को पूरा रेगिस्तान के बीचों बीच में आया, जबकि मुझे ये कहा गया था तुमको मॉल के अंदर काम करना है, मॉल के अंदर तुमको बढ़िया सा घर मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेंगी, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, तुमको वेज खाना मिलेगा, वेज अपने को बना के खाना पड़ेगा, मतलब तुमको सारी चीज़, तुमको अलग सारी व्यवस्था। मगर ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ तो धोखा हुआ। टीने के घर में लाके मुझे रख दिया गया और उसमें 5-7 लोग रहते हैं, सब मुर्गा मटन ये सब मच्छी सब खाते हैं, मैं नहीं खाता मेरे लिए, जबकि वो बोला गया था कि सारी व्यवस्थाएँ अलग होगी। अब खाने के बारे में ना ही पूछे कि मैं क्या क्या खाना पड़ता है, मैं सब खाता नहीं, मगर मजबूरी में मुझे क्या खिलाते हैं। मैं आया, मैंने बोल दिया 2-3 दिन बाद कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सब यहाँ पे घर पे भी सब लोगों ने बोला कि नई जगह गए हो, इसके लिए तुमको घबराहट हो रही है। और मुझसे घबराहट की बात नहीं, मुझसे 12 घंटे की ड्यूटी की बात हो रही, 15-15, 16-16 घंटा काम लिया गया। कम से कम 15 से 20 दिन मुझे इसने 15-15, 16-16 घंटा काम लिया, बर्फ़ बेचने का काम लगा, जबकि ये सब मेरी बात ही नहीं थी। पेट्रोल क्या बोलते हैं, जनरेटर खींच के लाओ, जनरेटर में डीजल डालो, ये सब काम की मेरी कोई बात ही नहीं होती। ये सब सारे मेरे को चिता के काम करवाने लगे, सब चीज़ जो मुझे नहीं करना चाहिए। एक दुकान नहीं, 2-2 दुकान का काम मुझसे करवाया गया। अगर ये चीज़ इसलिए कि नहीं करूँगा तो फिर मालिक आके चिल्लाएगा, इसके लिए मेरे को मजबूरी में काम करना। मैंने बोला मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। फिर सैलरी की टाइम आई, सैलरी के टाइम में मुझे जितना बोला गया था उतना मुझे सैलरी नहीं मिला। इसने मुझे बोल दिया इंडिया का लगभग 14 से 15 हज़ार रुपया, इंडिया का 57 दिनार दिया पहले महीने की सैलरी। वो भी वो लड़के ने ले लिया, बोला 57 दिनार सैलरी दिया मेरा बीजे का पैसा काट के, और उसके बाद बोलता तुम्हारा बीजे का पैसा, जबकि मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी बीजे का पैसा। मुझे 41,000 रुपये सैलरी, 40 से 45,000 रुपये की सैलरी बताया गया था। उसने बीजे का पैसा काटा, फिर मेरे मोबाइल रिचार्ज का मुझे 53 दिया, इंडिया का 15 से 16,000 रुपये सैलरी। मैंने बोला मुझे काम नहीं करना है, तो फिर ये बोलता है कि काम नहीं करना है तो तेरे ऊपर 1,000 दिनार पैसा खर्चा किया हूँ, वो मुझे दे दे और चला जा। तो मैंने बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगा। बोला वो मुझे नहीं पता। फिर शाम को वो और उसका बाप दोनों आए, बोले क्या दिक्कत है। मैं बोला भाई मुझे काम नहीं करना है। अब फिर इन लोगों ने मेरे साथ, उन दोनों ने मिलके मुझे मारा, इतना मारा कि मेरा चश्मा टूट गया। फिर 2 दिन बाद मुझे चश्मा बनाया। फिर यहाँ के लोगों ने कहा कि अगर कुछ बोलोगे, उस दिन के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती कर देता, बोलता तिलक नहीं लगाना, कस्टमर भड़कते हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें होती हैं। उस दिन के बाद खाना नसीब नहीं होता है, सूखा भात और चोखा खाना पड़ता है। कभी कभी इतने सारे लोग रहते हैं, नीचे का जला हुआ खाना मुझे लास्ट में जाता हूँ तो मिलता है खाना। आगे कोई ना कोई बहाने चिल्लाता रहता है। किसी न किसी दिन 2 बार मेरे ऊपर हाथ छोड़ चुका, उस दिन जिस दिन से मेरी माँ तबीयत ख़राब है,
ऐसा मन करता है हाथ में दे, आप लोग को बता नहीं सकते कि कितनी तकलीफ है, कितनी घबराहट। इससे आगे मन में हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूं और आप लोगों को बता सकूं। मेरे दिन हर दिन जिंदगी नरक करके रखा हुआ है। चिल्लाता है, इतना फंसा हूं, डर लगा रहता है। जब भी देखता हूँ ये लगता है कि आके मेरे ऊपर हाथ न चढ़ दे। मैं अपने परिवार से छुपा करके रखता। तो 2024 को भारत से कुवैत के लिए गए थे, वहाँ पे फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ। एजेंट ने उन्हें ले जाके वहाँ पे फंसा दिया। जी, क्या करके एजेंट लग गया था, कौन था? वहाँ पे सेल्समैन की नौकरी बना के लेके गया था यहाँ से सेल्समैन की नौकरी के लिए, लेकिन वहाँ पे ले जाने के बाद उनसे दूसरा कोई कार्य करवाने लगा, जिससे उन्होंने मना किया कि नहीं हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं। उनके साथ मारपीट भी किया। क्या नाम है एजेंट का? एजेंट राजस्थान का रहने वाला है, सुहेल नाम है उसका। जी, तो ये एजेंट वर्तमान में कहाँ रह रहा है? वर्तमान में एजेंट भी कुवैत में भी रह रहा है। कितने साल का वीज़ा है? 2 साल का वीज़ा है। 2 साल का। जी, तो यहाँ से क्या कह कर ले गया था? यहाँ से बोल के लेके गया था सेल्समैन की नौकरी है, लेकिन वहाँ पे जाके हेल्परी कराने लगा। जी, तो अब क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का उन्हें बहुत सामना कर पड़ रहा है। खाना पीना टाइम से नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह स्वदेश वापसी करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके हैं? इसके लिए मैं घोसी सांसद श्री राजीव राय के पत्र के माध्यम से मैंने अवगत कराया। विदेश मंत्री साउथ जोन में जाके हम डायरेक्ट अपने हाथों से पत्र उनको दिया, और वर्तमान में DIG साहब को लखनऊ को मेल किया। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन आया, कप्तान साहब ने बुलाया हमें, तो उनको पत्र के माध्यम से हमने अवगत कराया। और वर्तमान कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा जी को भी पत्र के माध्यम से हमने अवगत करा दिया है। अब वो स्वदेश वापसी चाहते हैं? जी जी जी। तो आप लोग दिए तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन बोला कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक जो कार्रवाई है, ढुलमुल रवैया है सरकार का। हम चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई किया जाए और हमारे भाई को वापस कराया जाए। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने, और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें।
हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान। स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।